उम्मीद करता हूँ कि आप रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में जान चुके होंगे। किसी को सादा से लफ्ज़ों में अगर आपने बताना तो सिंपल से बता दीजिए कि जब डिसीजन होगा तो कॉस्ट होगी और जब डिसीजन नहीं होगा तो ये कॉस्ट नहीं होगी। ये रेलेवेंट कॉस्ट है। इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अ फ्यूचर कॉस्ट व्हिच इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डिसीजन। व्हेन डिसीजन इज़ देयर, द कॉस्ट विल बी देयर। व्हेन डिसीजन इज़ नॉट देयर, द कॉस्ट विल नॉट बी देयर। अच्छा, यहाँ पे ना एक टर्म है, वो है इररेलेवेंट कॉस्ट। किसको कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट? भाई देखें, वो सारी की सारी कॉस्ट जो डिसीजन के होने पे भी अदा करने हैं, वो कॉस्ट जो डिसीजन के ना होने पर भी आपने पे करना है, वो कॉस्ट जो डिसीजन के होने पर भी है और ना होने पर भी है, दैट वुड बी इररेलेवेंट कॉस्ट। मैं इसको इररेलेवेंट कॉस्ट कहूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे सोलर की मिसाल दी। भाई मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मैं इसका रेंट पे कर रहा हूँ। अब मैं अपने डिसीजन की तरफ जाऊं कि क्या मैंने सोलर को इंस्टॉल करना है या मैंने ट्रेडिशनल सिस्टम को ऑप्ट करना है। चले खैर, उसमें सोलर प्लेट्स आ जाती हैं, उसमें लेबर कॉस्टिंग आ जाती है। ये सारी की सारी ऐसी हैं जो डिसीजन के होने से है और डिसीजन के होने से नहीं है। क्या ख्याल है, वो जो मंथली रेंट मैं पे कर रहा हूँ अपने घर का, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं को मंथली पे तो कर रहा हूँ, तो उस रेंट के बारे में क्या ख्याल है कि अगर मैं सोलर की तरफ मूव करूंगा तो क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, और अगर मैं सोलर की तरफ मूव नहीं करूंगा तो क्या मुझे घर का रेंट पे नहीं करना पड़ेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कर लिया ना तो फिर खुले आसमान पे रहूंगा, इस घर से बाहर चला जाऊंगा। अब रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक पर्टिकुलर डिसीजन के होने से भी है और ना होने पे भी मैंने पे करना है, तो ये रेंट आपके लिए इररेलेवेंट कॉस्ट होगा। तो आपने बड़े एहतियात से, बड़े मोहतात वे से जब भी किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट मालूम करनी है, तो मेरे बच्चों आप लोगों ने ये वाज़ेह तौर पर देखना है कि कौन-कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन-कौन सी इररेलेवेंट। अब इस चैप्टर में आपने फाइंड आउट करना है, आपको ना सिचुएशंस दिए जाएँगे। आपको कहा जाएगा कि हम एक प्रोजेक्ट ए पे काम करने लगे हैं, तो उस प्रोजेक्ट ए के लिए बताइए कौन-कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन-कौन सी इररेलेवेंट है। जो रेलेवेंट होंगे उसको कंसीडर कर लेंगे, इररेलेवेंट को छोड़ देंगे। अब कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी इररेलेवेंट है? तो माय डियर, आई वुड लाइक टू शेयर with you some principles, some guidelines, some concept regarding to find out relevant costing। तो बड़े मजे के कॉन्सेप्ट होंगे, बड़े मजे के की टर्म्स होंगे, और ये आपकी गुड लक है कि इस चैप्टर में ना आपने बहुत सारे न्यू टर्म्स पढ़ने होंगे। बड़े मजे मजे की चीजें होंगी जिसको आपने सीखना होगा। ओके, चलें लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज संक कॉस्ट। क्या ख्याल है, किसको कहते हैं संक कॉस्ट? कुछ याद आया? हाँ, वो छोटे होते हुए आप लोग पढ़ा करते थे, जब कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ी थी ना, तो वहां पर आपने पढ़ा था संक कॉस्ट। लिख लो इसको कहीं पे। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। यस, इसको पास्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अब किसको, क्या है मतलब, किसको कहते हैं संक कॉस्ट? देखें, वो कॉस्ट जो माजी में पे कर चुके या जिसको पे करने के लिए पास्ट में कमिटमेंट कर चुके हैं। अब डिसीजन के होने या ना होने से इसमें कोई चेंजेस मुतवक्के ना हो, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने पाकिस्तान में ना बटर मिल्क लॉन्च करना चाहा। क्या बटर मिल्क नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ ना आपको। लस्सी, वो लस्सी को लॉन्च करना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाई लस्सी को बनाने के लिए ना बड़ी मेहनत, बड़ी जतन करनी पड़ती है। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना एक ऐसा पाउडर बना देते हैं, एक ऐसी साशे लॉन्च कर देते हैं कि जस्ट आपने इसको पानी में उडेलना है, लाना है, वो लस्सी बन जाएगी। अच्छा, लेकिन ना लॉन्च करने से पहले-पहले उन्होंने एक सर्वे किया कि पहले ये सैंपल के तौर पर ज़रा डिस्ट्रीब्यूट तो करें, लोगों से फीडबैक तो लें कि वो इसके बारे में क्या राय हमें देते हैं। अच्छा, इस पूरे रिसर्च में ना उनको जो भी रुपए लगाने पड़े, जो भी कुछ पे करना पड़ा, वो सब डिसीजन से पहले-पहले है। देखें, अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या नहीं लॉन्च करना, ये डिसीजन बाद में है। अब इस डिसीजन की तरफ मूव करने के लिए पहले रिसर्च किया गया। अच्छा, रिसर्च किया ना, तो पता चला कि भाई इसको पब्लिक ने पसंद नहीं किया, कोई खातिर का रिस्पॉन्स नहीं मिला।
तो कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को, बटर मिल्क को साइड पे कर दिया। अब जो पैसे लग चुके हैं इसके ऊपर, इसके सर्वे पे जो लाखों रुपए वो लगा चुके हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? अभी डिसीजन नहीं लिया। अच्छा याद करें, रेलेवेंट कॉस्ट किसको कहते हैं? जो डिसीजन होने पे होगा, डिसीजन ना होने पे नहीं होगा। अगर मैं प्रोजेक्ट को ओके करूंगा तो कॉस्ट लगेगी, और अगर प्रोजेक्ट को इनकार कर दूंगा तो कॉस्ट सेव हो जाएगी। अब इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं प्रोडक्ट को, यानी वो जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे इनकार कर चुकी है, तो क्या ये जो पैसे लगे हैं इसकी रिकवरी होगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगी। कालाबाग डैम, कालाबाग डैम मिलियंस ऑफ रुपीस हम लगा चुके हैं उसके फिजिबिलिटी के ऊपर, अभी डिसीजन नहीं आया। अब वो जो रुपए लग चुके हैं उसके रिसर्च पे, क्या ख्याल है उसकी रिकवरी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो वो कॉस्ट जो पास्ट में या तो पे कर चुके, या अभी हम पे कर तो रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट पहले कर चुके हुए थे, उसका सम कॉस्ट कहते हैं। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब क्या है कि किस कॉस्ट को हमने रेलिवेंट कहना है और किसको इरेलीवेंट कहना है। तो पहली टर्म जो मैंने डिस्कस की मेरे बच्चों, वो संक कॉस्ट है। लिख लो इसको, बड़ा सादा सा टोटका बता रहा हूँ। वो सारी की सारी कॉस्ट जो संक कॉस्ट होंगी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होंगी, जो माजी में पे कर चुके या जिसको पे करने के कमिटमेंट माजी में कर चुके हुए हैं, दैट वुड बी संक कॉस्ट, एंड संक कॉस्ट आर ऑलवेज irrelevant cost to a decision, टू अ पर्टिकुलर डिसीजन, कि हम सम कॉस्ट को इररेलेवेंट कहेंगे। इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। सम कॉस्ट आर कॉस्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन incurred, or costs that have already been committed by an earlier decision, that is sunk cost। अब चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ, सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अ बेनिफिट which you will lose to earn to gain another benefit is known as opportunity cost। भाई एक नेक्स्ट बेनिफिट को गेन करने के लिए जो कुछ भी आपको लूज करना पड़ता है ना, जो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सादा सी मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ना जॉब कर रहे थे और आपकी जो सैलरी थी वो 50,000 थी। अब किसी ने आपको बताया कि भाई आपको अपनी एजुकेशन को मजीद इंक्रीज करना चाहिए, इनहेंस करना चाहिए, अपनी डिग्री को मजीद बढ़ाओ, बाद में जाकर आपकी पे और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आपने क्या किया? आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन लिया तो यू हैव टू लूज योर करंट जॉब। आपको जॉब को छोड़ना पड़ा, आपने छोड़ दी। अब देखें, इस एजुकेशन को, इस डिग्री को अवेल करने के लिए आपको जिस चीज को छोड़ना पड़ा है ना, वो आपकी 50,000 की जॉब थी जो कि आपने ड्रॉप कर दी। ये 50,000 माय डियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वट एवर यू हैव टू सेक्रीफाइस टू अचीव another benefit is known as opportunity cost। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीजन के साथ, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेलिवेंट कहते हैं। देखें, अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो ये कॉस्ट आपको पड़ जाएगी, और अगर आप डिसीजन ना लेते, डिग्री को हासिल करने की तरफ ना जाते, तो आपको ये छोड़ना ना पड़ता। इसका मतलब ये है कि ऐसी कॉस्ट है जो कि डिसीजन के होने पे है और डिसीजन के ना होने पर नहीं होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट हुआ करते हैं। नंबर थर्ड, डिफरेंशियल कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले ना मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ये आपको जरा इजी कर देगा इसको समझने में। आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं और आपके पास एक फोटोकॉपियर है जो आपसे 2000 पर मंथ चार्ज करते हैं। उनके पास ना एक या दो मशीन है, ओके, और वो आपको फोटोकॉपी की सर्विसेज दे रहे हैं। अब ना आपको किसी ने बताया कि एक और फोटोकॉपियर है जिनके पास एक से ज्यादा मशीनें हैं। अगर आप उनको हायर कर लेंगे तो आपके कॉलेज में जो प्रिंटिंग फैसिलिटी है वो मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, आप अगर करें तो आपसे 5,000 रुपीज चार्ज करेंगे। अब देखें, अगर मैं डिसीजन ले लेता हूँ तो प्रिंटिंग की मद में मैं पहले 2,000 पे कर रहा था। अब अगर मैं डिसीजन यस करूंगा तो फिर क्या होगा कि मुझे यही कॉस्ट दो की बजाय 5,000 पे करना पड़ेगा। तो जो पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से आपके किसी स्पेसिफिक कॉस्ट में फ्यूचर में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। तो ये 2,000 से जो 5,000 की तरफ हमने मूव किया है, इनका जो डिफरेंस है 3,000, इसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। अ डिफरेंशियल कॉस्ट
is therefore an amount by which future cost will be higher or lower if a particular course of action is chosen. अगर मैं कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले लूंगा तो फिर मेरी कॉस्ट या इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। इसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। तो डिफरेंशियल कॉस्ट भी रेलिवेंट कॉस्ट हुआ करती है किसी पर्टिकुलर डिसीजन की। नंबर 4, भाई समझ आ रही है ना आपको? बड़े तवज्जो के साथ। अगर अगर बोर हो चुके हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, एक प्याली चाय लें, हाँ एक मेरे लिए भी ले आइएगा, ठीक है? पॉज ले लें, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपको, लेकिन हाँ स्किप नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं सुनना आपने इसको, ओके? नंबर 4, अवॉइडेबल कॉस्ट। नाम से पता चला जिसे अवॉइड किया जा सकता हो। देखें, वो कॉस्ट जो चाहे तो आप ड्रॉप कर दें, चाहे तो अपना हिस्सा बना लें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक वेयर हाउस है, मेरे पास 4 वेयर हाउसेज हैं, फर्ज करता हूँ। अब उनमें से ना एक वेयर हाउस ऐसा है कि जिसकी जो लीजिंग एग्रीमेंट है वो अब खत्म होने के करीब है। साल का एग्रीमेंट मैंने किया था, वो अब खत्म हो चुका हुआ, बस खत्म होने के करीब है। अब इसे नेक्स्ट मैं चाहूँ तो एग्रीमेंट इंक्रीज कर लूँ, एक्सटेंड करवा लूँ, या चाहूँ तो मैं इसको छोड़ दूँ। अच्छा, अब अगर मैं डिसीजन ले लूँ ना इसको एक्सटेंड करने का, तो मुझे कॉस्ट पड़ेंगे, और अगर मैं डिसीजन ना लूँ, मैं एग्रीमेंट को एक्सटेंड ना करूँ, तो क्या ख्याल है? मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा इस वेयर हाउस से? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे ऊपर है, अगर मैं डिसीजन नो कर दूँ, इन कॉस्ट से मैं सेव हो जाऊँगा, अपने आप को अवॉइड कर लूँगा, और अगर मैं येस कर दूँ, तो मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अच्छा चलें, अब अगर मैं डिसीजन ले लेता हूँ कि मैंने इस कॉस्ट से बचना है, मैंने इस वेयर हाउस को पे नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी 3 है, वहाँ पे स्पेसेस मौजूद हैं, स्पेयर कैपेसिटी है, मैं चाहूँ तो अपने आइटम्स को वहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो भाई मैंने ना इस चौथे वाले वेयर हाउस के एग्रीमेंट को एक्सटेंड नहीं करना चाहता, मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। चलें, मैं इसको नो कर देता हूँ, तो क्या होगा? रेंट से मेरी सेविंग हो जाएगी। सिक्योरिटी कैमरास या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या सिक्योरिटी कंपनी से जो मैंने कॉन्टैक्ट किया हुआ था सिक्योरिटी के लिए, वो भी सेव हो जाएगा। अगर मैं कोई लोकल टैक्स पे कर रहा था, तो मेरा वो भी अवॉइड हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें, ये तीनों किस्म की कॉस्ट उस वक़्त अवॉइड होंगी जब मैं बचना चाहूँगा, यानी कि मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा। और अगर मैं इसको अवेल करना चाहूँ, मैं डिसीजन येस कर लूँ, तो फिर क्या ख़्याल है, ये कॉस्ट पड़ेंगी? भई बिल्कुल मेरे हिस्से में आएँगी ये सारी की सारी कॉस्ट। तो ये सारी अवॉइड हैं। तो अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं, डिसीजन येस कर दो, तो पे करना पड़ जाएगा, डिसीजन नो कर दो, तो फिर नो करना पड़ जाएगा। यानी कि अवॉइडेबल कॉस्ट भी बच्चों आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट हुआ करते हैं, जो डिसीजन के होने से है और डिसीजन के ना होने से नहीं है। An avoidable cost is a cost that could be saved, avoided, depending whether or not a particular decision is taken. An unavoidable cost is a cost that will be incurred anyway. जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है इसका ऑपोजिट हुआ करता है, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, भाई आपने हर हाल में पे करना ही करना। नेक्स्ट है कमिटेड कॉस्ट। भाई कमिटेड कॉस्ट जो है ना वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट की फैमिली में से है। किसको कहते हैं कमिटेड कॉस्ट? एक ऐसी कॉस्ट जो कंपनी पास्ट में या कभी कमिट कर चुकी हुई है पे करने के लिए, अब इसे पीछे नहीं हट सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया मशीनरी के मेंटेनेंस के लिए, कि वो कंपनी का एजेंट आपके पास आएगा और आके आपके जितनी भी फैक्ट्रीज में मशीनरी है वो उसको रिपेयर करेगा, और पूरे साल के एग्रीमेंट उसके साथ आप कर चुके हैं। अब देखें, पूरे साल में आपको ऑर्डर्स आए या ना आए, जो आपने उनके साथ पर एनम कमिटमेंट कर ली हुई है वो आपने पे करने करना है। अब चाहे ऑर्डर है या नहीं है, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपने उनके साथ मेंटेनेंस करवाना है, रिपेयर्स करवानी है या नहीं करवानी, इन सब को छोड़ दीजिए, आपने हर हाल में उनको पे करना ही करना है। तो ये जो कमिटेड कॉस्ट होती हैं, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट होते हैं। तो बच्चों ये हमेशा इर्रेलेवेंट हुआ करते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। ये जब भी कमिटेड कॉस्ट आ जाएंगे तो हम इसको इर्रेलेवेंट कंसीडर करेंगे। कमिटेड कॉस्ट आर अ कैटेगरी ऑफ unavoidable cost. A committed cost is a cost that a company has already committed, जो पहले से कमिट कर चुके हुए हैं, टू और एन ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मेड, या जो भी फरीजा है
जो पेमेंट्स है जो पहले कर चुके, दैट इट कैन नॉट अवॉइड बाय एनी मीन्स, भाई इससे बच नहीं सकते और कमिटेड कॉस्ट आपका इररेलेवेंट हुआ करता है। अब देखें आपसे मैंने कौन-कौन सी टर्म्स डिस्कस की। नंबर 1 संक कॉस्ट, जो माज़ी की कॉस्ट होते हैं। मेरे बच्चों ये इररेलेवेंट हुआ करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है। डिफरेंशियल कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगा। अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट हुआ करेगा। कमिटेड कॉस्ट या अनअवॉइडेबल कॉस्ट ये इररेलेवेंट हुआ करते हैं। भाई इसको ना फ्रेम बनाकर आपने रखना है।